और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन अभ्यास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी अलग अलग रास्ते मौजूद थे, जिन्हें देखकर बन्ने ग्रो भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है तो क्या यही है वीटी अंडावली का ठिकाना। और ये कहकर बन्ने ग्रो वहाँ पे इस मोटर बॉय से कहता है कि तुम तो वीटी अंडावली को बहुत ही ज्यादा महान बता रहे थे, पर अगर वो लोग इतने ज्यादा महान है तो वो लोग इस तरह से इस गुफा के अंदर छुप कर क्यों रह रहे हैं। पर बन्ने ग्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मोटर बॉय उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाता, जबकि बन्ने ग्रो वहाँ पे अलग अलग रास्तों को देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि यहाँ पे इतने सारे रास्ते क्यों मौजूद है, और तुमने बताया नहीं कि हमें वीटी अंडावली के ठिकाने तक पहुँचने के लिए कौन से रास्ते से होकर जाना होगा। लेकिन बन्ने ग्रो के इस सवाल का भी वो मोटर बॉय वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर एम्परर ज़ोन आगे आते हुए वहाँ पे बन्ने ग्रो से कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा। और ये कहकर एम्परर ज़ोन ने वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करते हुए उसके अलग अलग टुकड़े बना दिए थे, और हर एक एनर्जी के टुकड़े को वहाँ पे अलग अलग रास्ते के ऊपर भेज दिया था, ताकि वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ते के बारे में पता लगा सके। खैर अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी को भेजने के बाद वो वहाँ पे इंतजार करने लगते हैं कि अभी उन्हें अपनी एनर्जी की तरफ से कोई सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, तो अब वो भी धीरे धीरे वहाँ पे परेशान होने लगे थे। इवन उन्होंने गुस्से से वहाँ पे इधर उधर टहलना भी शुरू कर दिया था, और अभी तक भी उन्हें वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई भी अता पता नहीं था। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से अपने हाथों को कसते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था वीटी अंडावली मोस्टर्स का घर है, और जरूर से उन लोगों को मेरी एनर्जी का भी एहसास हो गया होगा, जिसके चलते या तो उन्होंने मेरी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया होगा या फिर उसे वहाँ पे ट्रैप कर लिया होगा, ताकि हम लोग उनके ठिकाने तक ना पहुँच सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर उनकी सारी बातें सुनकर उस मोटर बॉय के एक्सप्रेशन लगातार वहाँ पे बदलते जा रहे थे, यानी कि जरूर उसे कुछ न कुछ तो पता था, जिसे वो वहाँ पे ऐसा तजु और बाकी उसे छुपा रहा था। जबकि एम्परर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहते हैं, पर आज उन मोस्टर्स को भी नहीं पता कि आज उनका मुकाबला किसके साथ होने वाला है। और ये कहकर एम्परर वहाँ पे ऐसा तजु से कहते हैं, ज़ू यंग अब चिंता ना करे, मैं खुद आगे जाकर सही रास्ते के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और ये कहकर एम्परर खुद अकेले ही वहाँ पे एक दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी एम्परर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी ऐसा तजु पीछे से उन्हें आवाज देकर वहाँ पे रुकते हुए कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तजु की ये बात सुनकर तो एम्परर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए अपनी जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा तजु के पास के ऊपर उन्हें पूरा यकीन था। और अगर ऐसा तजु यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि रास्ते के बारे में पता चल जाएगा तो पता चल ही जाएगा, इसलिए एम्परर अपनी जगह पे आकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं। जबकि ऐसा तजु भी वहाँ पे पलटते हुए गॉड लोग के साथ उस मोटर बॉय को ही घूरने लगे थे। और ऐसा तजु के इस तरह से देखने से ही बेचारा वो मोटर बॉय वहाँ पे घबरा गया था, और घबरा कर वहाँ पे ऐसा तजु से सवाल करते हुए पूछते हैं, सिस्टर क्या हो गया आपको, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है। पर ऐसा तजु तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो तो बस गॉड लोग के साथ उसे देखे ही जा रहे थे, जिसके चलते बेचारा वो मोटर बॉय वहाँ पे और भी ज्यादा नर्वस होता चला जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पे ऐसा तजु से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज मुझे बताइए कि आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं। जिस पे ऐसा तजु उसे वहाँ पे गोल्डून के साथ जवाब देते हुए कहते हैं, तुम अपना ये मोटर बॉय वाला ड्रामा कब तक करने वाले हो, मैं जब से अपने डोमेन में हूँ तब से तुम यही ड्रामा करते हुए आ रहे हो, क्या अभी तक भी तुम अपने इस ड्रामे से नहीं थके। अब ऐसा तजु की सारी बातें सुनकर तो बेचारा वो मोटर बॉय और भी ज्यादा घबरा चुका था। जबकि ऐसा तजु तो वहाँ पे उसके सारे नाटक के ऊपर पानी फेरते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ पे मोटर कहूँ या फिर वीटी अंडावली का लीडर है। ऐसा तजु कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लीडर से भी ज्यादा बन्ने ग्रो और एम्परर को बड़ा झटका लगता है। इवन बन्ने ग्रो तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या यही है वीटी अंडावली का इसका लीडर है, जो कि अभी तक हमारे सामने मोटर बनने का नाटक कर रहा था। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर से वीटी अंडावली के बारे में इतना कैसे कुछ मालूम है। और ये कहकर बन्ने ग्रो आगे बढ़कर खुद वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, सच सच बताओ क्या वाकई तुम ही वीटी अंडावली के लीडर हो। बन्ने ग्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसका नाम वीटी अंडावली था, उसने अचानक से वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और अपने हाथ फैलाते हुए वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ बन्ने ग्रो को जवाब देते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ वीटी अंडावली का वो महान लीडर है, जिसे तलाश करते हुए तुम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हो। और ये कहकर वीटी अंडावली वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए तजु से कहता है, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर्स मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि मैंने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से सप्रेस कर रखा था और खुद को पूरी तरह से एक मोटर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, पर उसके बावजूद भी तुमने मुझे यहाँ पे पहचान लिया। इसी से साबित होता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पता कब चला था। इस वजह से तजु उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम्हारे ड्रामे के बारे में पता चल गया था। अब ये था बेचारे वीटी अंडावली के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता, क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। उस समय तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से छुपाते हुए एक मोटर बना हुआ था, तो उसके बावजूद भी तुम्हें कैसे पता चल गया था कि मैं बस यहाँ पे मोटर होने का नाटक कर रहा हूँ। जिस पर तजु की बजाय बन्ने ग्रो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हें अगर कोई गॉड सचमुच में भी एक मोटर में ट्रांसफॉर्म कर देते तो तभी मेरे बॉस सिर्फ देखने भर से ही तुम्हारी असलियत के बारे में पता लगा लेते, और तुम हो कि तुम यहाँ पे थर्ड क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे बॉस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बन्ने
ग्रो की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वी टान ली एक पल के लिए तो वहाँ पे पूरी तरह से घबरा चुका था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अभी तजु उसके एरिया में मौजूद है। इसलिए वी टान ली वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी स्मेल करते हुए बर्नी ग्रो से कहता है, तो क्या हो गया कि अगर तुम लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया? अपने आसपास वाली जगह को गौर से देखो। अभी तुम सभी लोग ड्रैगन अभ्यास यानी मेरे एरिया के अंदर मौजूद हो और यहाँ पे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि यहाँ पे तो तुम लोगों का मेरे सामने खड़े रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी देखना कैसे मैं यहाँ पे तुम सभी को कुत्ते की मौत मारता हूँ। और ये कहकर वी टान ली ने अचानक से ही वहाँ पे अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था और अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए नीचे जमीन पे अपनी पंप टेक्निक की मदद से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसएसटजू के नीचे की जमीन वाला हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और एसएसटजू सीधा वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे। जो देखकर तो बनने को वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस आप चिंता मत करना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर बनने को जल्दी से वहाँ पे एसएसटजू के पीछे चला गया था, जहाँ इस तरह से नीचे गिरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एसएसटजू के फेस के ऊपर जरा सी भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी और ऊपर से बनने को ने भी जल्दी से वहाँ पे एसएसटजू के पीछे जाते हुए उन्हें वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लिया था। जो देखकर एसएसटजू को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर बनने को बेचारा वहाँ पे चैन की सांस लेता है। वहीं उन दोनों के पीछे पीछे एम्प्रेज़ुम भी वहाँ पे आ चुके थे। ये था असल ड्रैगन अभ्यास, जहाँ पे वी टान ली के लोगों ने पूरी एक सिटी तैयार कर ली थी और अभी एम्प्रेज़ुम वहाँ पे उस जगह को गौर से देख ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी नजर वहाँ पे एक ड्रैगन पिलर के ऊपर पड़ती है और उस ड्रैगन पिलर के साथ उनके इमॉर्टल लॉर्ड जिनका नाम जिन हुआंग था, उन्हें वहाँ पे बांध के रखा गया था, जहाँ इमॉर्टल लॉर्ड जिन हुआंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर अच्छी बात ये थी कि वो अभी तक भी जिंदा थे, इसलिए एम्प्रेज़ुम जल्दी से आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे उनके पास ही चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पे मस्तक मस्तक कहकर होश में लाने की कोशिश करने लगे थे। असल में ये इमॉर्टल लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेज़ुम के मास्टर ही थे, जिन्हें वी टान लीगलाइज ने वहाँ पे ट्रैप कर रखा था। इवन हम देखते हैं कि उस ड्रैगन पिलर से कुछ फ्यूचर रूट्स बाहर निकल रही थी, जो कि ऊपर से उस इमॉर्टल लॉर्ड के सर में जा रही थी, तो वे हाथों और पैरों से भी उनकी बॉडी के अंदर जा रही थी, जो कि लगातार वहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी। और अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर तो बेचारे एम्प्रेज़ुम की आंखों में वहाँ पे आंसू आ चुके थे और वो जल्दी से वहाँ पे इधर उधर देखते हुए अपने मास्टर को आजाद करवाने का रास्ता तलाश करने लगे थे। साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने मास्टर को तसल्ली देते हुए ये भी कह रहे थे, मास्टर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं बहुत ही जल्द आपको यहाँ से आजाद करवा लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर को आजाद करवाने की पूरी कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके जोर लगाने का वहाँ पे उन स्पिरिचुअल रूट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वी टान ली भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि एम्प्रेज़ुम को वहाँ पे अपने मास्टर को आजाद करवाने के लिए इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे कमीनी स्माइल करने लगा था। जो देखकर तो एम्प्रेज़ुम को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वी टान ली से कहते हैं, कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर को इस तरह से यहाँ पे बंदी बनाकर रखने की? आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर एम्प्रेज़ुम ने वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसे वहाँ पे एक स्वॉर्ड का रूप दे दिया था, जिसका इस्तेमाल करके उसने अचानक से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वी टान ली के ऊपर हमले करने भी शुरू कर दिए थे। जिसे वी टान ली भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ बचते हुए उससे कहने लगा था, इन लोगों ने मुझे ड्रैगन अभ्यास के अंदर ट्रैप करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और इन्हीं के चलते मैं हजारों लाखों सालों तक इस ड्रैगन अभ्यास के अंदर ट्रैप रहा, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इनके ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा सकूं? अब ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि वी टान ली वहाँ पे अपने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एम्प्रेज़ुम के साथ फाइट बैक भी करने लगा था और उसे अपनी बातों में लगा कर अचानक से वहाँ पे उसके ऊपर अपने फैन से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे फेंक दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन वी टान ली तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं रुका था। वो नीचे आकर दोबारा वहाँ पे एम्प्रेज़ुम के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उससे कहता है, अब अपने लोगों को ऐसी हालत में देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो सोचो मैं जब यहाँ पे ट्रैप था तो मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। और ये कहकर वी टान ली ने अचानक से वहाँ पे एम्प्रेज़ुम के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ हमले करने शुरू कर दिए थे, जिनका एम्प्रेज़ुम भी वहाँ पे सही तरीके के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे वहाँ पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट भी होने लगे थे, जो देखकर बनने को वहाँ पे इस फाइट से भगते हुए कहता है कि ये फाइट कितनी ज्यादा बोरिंग है। कभी एम्प्रेज़ुम इस इवल कल्टीवेटर के ऊपर भारी पड़ रहा है तो कभी ये इवल कल्टीवेटर उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। न जाने ये दोनों जल्दी से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक करते हुए इस फाइट को खत्म क्यों नहीं कर रहे। जबकि हम देखते हैं कि बनने को के साथ साथ एसएसटजू भी वहाँ पे इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे। वहीं एम्प्रेज़ुम अपनी हेमली स्वॉर्ड के साथ दोबारा फाइट बैक करते हुए उससे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानने वाला। और ये कहकर एम्प्रेज़ुम ने वहाँ पे अपनी हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी के साथ घुमाते हुए वहाँ पे वी टान ली से कहते हैं कि पिछली बार हम लोगों से जो गलती हुई थी इस बार मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। पिछली बार तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मेरे काफी सारे लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, पर इस बार मैं तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए एम्प्रेज़ुम ने वहाँ पे काफी सारे हेमली क्रिस्टल्स को भी समन कर लिया था, जिनके इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे लगातार वी टान ली के ऊपर हमले करने लगा था। पर वी टान ली
भी कम नहीं था। वो भी वहाँ पे अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल बना ली थी। और जैसे ही वो सभी हमल स्पिरिचुअल क्रिस्टल जाकर उस वॉल के साथ टकराते हैं तो एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और अब दोबारा वीटियाली अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे एम्ब्रेज़ोन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि जब तुम अपर डोमेन के ऊपर राज करते हुए आराम कर रहे थे तो तब मैं यहाँ पे ट्रैप होते हुए सोल ईटिंग जैसे पेन को बर्दाश्त कर रहा था, और मेरी उस बर्दाश्त ने मुझे इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया है कि आज मैं उसी बर्दाश्त को अपनी ताकत बनाते हुए तुम्हें यहाँ पे कीड़ों की तरह मसल दूंगा। जिसमें एम्ब्रेज़ोन भी दोबारा वहाँ पे उसके साथ फाइट बैक करते हुए उससे कहता है कि वो सारी तुम्हारी गलती थी जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बने क्रो तो अब वहाँ पे पूरी तरह से उस फाइट से पक चुका था, क्योंकि कभी एम्ब्रेज़ोन वहाँ पे वीटियाली के ऊपर भारी पड़ रहा था तो कभी वीटियाली वहाँ पे एम्ब्रेज़ोन के ऊपर भारी पड़ रहा था। और इसी तरह से वो दोनों पिछली काफी देर से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी अपनी हार नहीं मानी थी। और यही बात बने क्रो को वहाँ पे गुस्सा दिला रही थी। और अब धीरे धीरे वो दोनों भी अपनी फाइट को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वीटियाली वहाँ पे एम्ब्रेज़ोन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले को रेडी करने लगा था, जिसका नाम था रिफाइनिंग द सोल स्पिरिट दी कट। और इसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसने वहाँ पे अपने फैन को बहुत ही तेजी के साथ एम्ब्रेज़ोन की तरफ ही आगे फेंक दिया था, जो कि अगर एम्ब्रेज़ोन के साथ टकरा जाता तो उनकी सोल तक को भी वहाँ पे बीच में से काट सकता था। लेकिन एम्ब्रेज़ोन भी कहाँ कम थे, वो भी डेमिगॉड रियलम को अचीव कर चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि एम्ब्रेज़ोन भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वीटियाली की फैन को भी बीचों बीच काट देते हैं, जो देखकर तो बेचारी वीटियाली को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर वो वहाँ पे कुछ समय पाता, लेकिन वो वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले एम्ब्रेज़ोन ने वहाँ पे उसके पास जाते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक भी मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे आ गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखकर तो बने क्रो भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये वीटियाली इस एम्ब्रेज़ोन से ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ये तो उल्टा यहाँ पे एम्ब्रेज़ोन से हार रहा है। आखिर ये इसकी किस तरह की बदले की आग थी जो कि इतनी जल्दी बुझ गई। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्ब्रेज़ोन भी अपनी सोर्ड लेकर वीटियाली के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे। वहीं बने क्रो की सारी बातें सुनकर सस्ताजुडो के वहाँ पे इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कोर्टू में बने क्रो से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एम्ब्रेज़ोन ये फाइट इतनी आसानी के साथ जीत जाएगा। जबकि एम्ब्रेज़ोन भी वहाँ पे अपनी हैमली सोर्ड को वहाँ पे वीटियाली की गर्दन के ऊपर रखते हुए उससे कहता है अब तुम्हारा खत्म होने का समय हो चुका है। जिसपे वीटियाली भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है इतनी आसानी के साथ तो नहीं। और ये कहकर वीटियाली ने अचानक से ही वहाँ पे उस ड्रैगन पिलर के ऊपर रख दिया था, और उस ड्रैगन पिलर के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगा था। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए वो एम्ब्रेज़ोन से कहता है कि खत्म तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे करूंगा। वीटियाली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से ही एम्ब्रेज़ोन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये वीटियाली यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर वो वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले हम देखते हैं कि वीटियाली ने वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, और एक साथ ही वहाँ पे ड्रैगन पिलर के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वीटियाली की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसने एम्ब्रेज़ोन को भी वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब एम्ब्रेज़ोन भी उसे वहाँ पे कोई मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए एम्ब्रेज़ोन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी हैमरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन कर लिया था। और वीटियाली वहाँ पे कुछ भी सोच या समझ पाता उससे पहले एम्ब्रेज़ोन ने वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस बात का एहसास वीटियाली को वहाँ पे पहले से ही हो चुका था, इसलिए वीटियाली ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ खुद को वहाँ पे ड्रैगन पिलर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इमोटल्स के साथ जोड़ लिया था। इसलिए जैसे जैसे वो सभी सोर्ड जाकर वहाँ पे वीटियाली के साथ टकरा रही थी तो वीटियाली को तो वहाँ पे उन सोर्ड से कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन उन ड्रैगन पिलर्स के साथ बंधे हुए सभी इमोटल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही थी, जो देखकर बनने को वहाँ पे उसे इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि वीटियाली का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। उसने यहाँ पे ड्रैगन पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ खुद को उन सभी इमोटल्स के साथ जोड़ लिया है, ताकि फाइटिंग के दौरान उसे जो भी नुकसान हो वो खुद को उससे बचाते हुए अपने सारे नुकसान को सीधा उन इमोटल्स को दे सके। यानी कि बेचारा एम्ब्रेज़ोन चाहकर भी वीटियाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्ब्रेज़ोन वहाँ पे एक बार फिर से कोशिश करते हुए अपनी सोर्ड को सीधा जाकर वहाँ पे उसके पेट के अंदर घुसा देते हैं, जिसका वहाँ पे वीटियाली के ऊपर तो कोई असर नहीं होता, उल्टा वहाँ पे उसका अपना एक इमोटल मास्टर ही घायल हो गया था। इवन खून भी वहाँ पे उसकी बॉडी से ही निकलने लगा था, जो देखकर तो बेचारा एम्ब्रेज़ोन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे अब वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि वीटियाली ने उसके ऊपर अपनी पाम टेक्निक से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था। पर एम्ब्रेज़ोन भी जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था, और अपने लोगों की हालत को देखते हुए उसे अब वहाँ पे अपने लोगों की बहुत ज्यादा चिंता भी होने लगी थी, जिसके चलते एम्ब्रेज़ोन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वीटियाली से कहता है तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो कि खुद को बचाने के लिए यहाँ पे मेरे लोगों का सहारा ले रहा है। एम्ब्रेज़ोन की ये बात सुनकर
जाकर हम देखते हैं कि वी ली वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मैं एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हूँ और यकीन मानो खुद को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और ये कहकर वी ली निहत्ते ही वहाँ पे एम्प्रेजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानबूझकर एम्प्रेजन को वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने का मौका दे रहा था, लेकिन एम्प्रेजन